नमस्कार साथियों। आज का सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए भी कि माननीय गवर्नर व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के बीच वाद विवाद दशकों से किसी न किसी रूप में पैदा होते रहते हैं। हाल ही में पंजाब इसकी एग्जाम्पल है, वह आज केरल का विषय है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 कहता है कि ईच स्टेट के एक गवर्नर होंगे। आर्टिकल 163(1) कहता है कि गवर्नर के फंक्शंस के लिए एक्सेप्ट हिज डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, उनकी एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। आर्टिकल 163(2) गवर्नर साहब को पावर देता है और यह डिसाइड करने के लिए कि क्या मैटर उनकी डिस्क्रिशनरी में आता है या नहीं, और उनका इस बारे डिसीजन फाइनल होता है तथा उस पर कोई क्वेश्चन भी पैदा नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 164 की क्लॉजेज 1 एंड 1A इस मैटर में रेलिवेंट हैं। क्लॉज 1 स्पष्ट करता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे तथा अन्य मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। साथ ही यह क्लॉज कहती है कि मिनिस्टर्स गवर्नर साहब की प्लेयर पर ऑफिस में रहेंगे। क्लॉज 1A कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से अधिक नहीं होगी। सीएम्स की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर कॉन्फ्रेंस के डिसीजंस, सरकारिया कमीशंस की रिकमेंडेशंस व एमएम पुंची कमीशन की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। आर्टिकल 167 के अंडर चीफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज हैं और उन्हें गवर्नर साहब को कम्युनिकेट इन्फॉर्म करनी होती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डिसीजन गवर्नर साहब को बताने होते हैं। यहाँ इशू है alleged lowering the dignity of his excellency the governor and action including withdrawal of displeasure by the governor, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने डेटेड 18 अक्टूबर 22 को पब्लिश किया है। जहां तक एक्शन टर्म मैटर का क्वेश्चन है, गवर्नर को आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स दी हुई हैं या वो पावर्स जो आर्टिकल 160 में प्रेसिडेंट गवर्नर के फंक्शन का कोई प्रोविजन करते हैं, और यह पावर्स भी वहां तक सीमित हैं जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर को किसी मैटर्स बारे लॉ बनाने की पावर है, जैसा कि आर्टिकल 166 कहता है। जहां तक ड्यूटीज का प्रश्न है, द गवर्नर हैज सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। Persons who hold the constitutional post must be conscious of their constitutional obligations. In parliamentary democracy, government by people is essence of the matter. While interpreting constitutional provisions, there should be object-oriented approach for which the conventions and debates in Constituent Assembly can be taken into consideration. ये सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल के केस में 2010 में डिसाइड किया है। इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने 2 जून 1949 को कहा दैट द गवर्नर हैज टू ड्यूटीज। वन इज दैट he has to retain the ministry in office because the ministry is to hold office during his pleasure. He has to see whether and when he should exercise his pleasure against ministry. The second duty which he has and must have is to advise the ministry, to warn the ministry, to suggest to the ministry an alternative and to ask फॉर ए रिकंसिडरेशन। अब क्वेश्चन है विड्रॉल ऑफ प्लेयर का, तो यह आर्टिकल 163 की क्लॉजेज 1 एंड 2 के अंडर देखा जा सकता है। जहां तक आर्टिकल 164 की क्लॉज 1 का प्रश्न है, तो इसमें गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और सीएम्स की एडवाइस पर मिनिस्टर्स को रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं है, यह इस तरह की फर्स्ट कंट्रोवर्सी इस बारे में है। 1967 के बाद
गवर्नर्स के एक्शंस पार्लियामेंट में डिस्कस होने शुरू हो गए थे। 28 फरवरी 1968 को स्पीकर लोकसभा साहब ने हेल्ड किया था कि while parliament could not discuss the conduct of a governor, his official actions could legitimately be discussed। और इस तरह 1967 के बाद मोर देन 12 टाइम पर यह पार्लियामेंट में डिस्कस हुए हैं। यहाँ ऐसी कंट्रोवर्सी या पावर्स के बारे में डिफरेंट एमिनेंट पर्सन्स के व्यूज भी जान लेने आवश्यक हैं। प्रोफेसर एस.एल. सक्सेना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 31 मई 1949 को बोल रहे थे तो उन्होंने इस तरह कहा था कि आई सबमिट दैट द पावर्स ऑफ द गवर्नर शुड नॉट बी गिवन टू ए पर्सन हु डज नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द होल पीपल। सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद के केस में 2006 में कहा है कि it has become imperative and necessary that right persons are chosen as governors if the sanctity of the post of the head of the executive of a state is to be maintained। इसी केस में जस्टिस अरिजीत प्रसाद कहते हैं कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द अटैक ऑन एक्शंस ऑफ गवर्नर्स इन द मैटर of installation and dissolution of ministries has increased। वो आगे कहते हैं his oath of office binds him to preserve, protect and defend the constitution and the law and also to devote himself to the service and the well-being of the people of the state concerned। डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 31 दिसंबर 1948 को कहते हैं कि दैट मीन्स दैट ए मिनिस्टर विल बी लायबल टू रिमूवल ऑन टू ग्राउंड्स, वन ऑन विच ही वुड बी लायबल टू डिसमिसल अंडर द प्रोविजंस ऑफ contained in clause 2 of article 75 would be that he has lost the confidence of the house, and secondly that his administration is not pure because the word used here is player। अब हम आते हैं प्लेयर टर्म पर। इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंगल केस में डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेयर लेड डाउन किया हुआ है, जिसमें प्रीजर एंड एट प्रीजर के यूज एंड मिसयूज एटसेट्रा के बारे में कोर्ट ने एक तरह की गाइडलाइंस लेड की हुई हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेयर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये कहता है कि इट मेंट दैट द होल्डर ऑफ एन ऑफिस अंडर प्लेयर could be removed at any time without notice, without assigning cause and without there being a need for any cause, but where rule of law prevails there is nothing like unfettered discretion or unaccountable action। The degree of need for reason may vary, the degree of scrutiny during judicial review may vary, but the need for reasons exists। वो आगे कहते हैं इसमें द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेयर however is not a license to act with unfettered discretion, to act arbitrarily, whimsically and capriciously। It does not dispense with the need for a cause for withdrawal of player। यहाँ 1946 का एक रेफरेंस बड़ा ही रेलिवेंट है। सितंबर 1946 में फर्स्ट इंडियन नेशनल गवर्नमेंट बनी थी। किंग जो गवर्नर जनरल के थ्रू रूल करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनके गंभीर वैचारिक मतभेद थे, परंतु गवर्नर जनरल मिनिस्ट्री के डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते थे और इसका नतीजा था कि इंडियन मिनिस्टर्स की फंक्शनिंग से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही इन्फ्लुएंस हुआ। अतः इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम अंडर प्रोग्रेस है और इस एनालिसिस के बेस पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर करना होगा कि नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट
सिक्योर रहें। थैंक यू।